अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हमने 11th क्लास की जो केमिस्ट्री है इसका चैप्टर नंबर 4 स्टाइकियोमेट्री का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक 4.1 कंसेप्ट ऑफ मोल मोल के बारे में बेटा आज हम पढ़ना चाहते हैं। तो सबसे पहली बात आती है कि मोल होता क्या है। तो मोल को बच्चों आप हमने दो तरीकों से पढ़ना है। ये हमारे पास काउंटिंग यूनिट भी होता है, ये हमारे पास वेइंग यूनिट भी होता है। यानी किसी चीज के वजन के लिहाज से भी मोल का ताल्लुक है। अगर किसी चीज को गिना जाए तो उसको भी बेटा आप क्या कहते हैं, मोल कहते हैं। तो सबसे पहले आप इसे वेइंग यूनिट के लिहाज से देखते हैं कि ये क्या होगा। बेटा आमतौर पर मुख्तलिफ जो एलिमेंट्स होते हैं इनके एटॉमिक मासेस हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कार्बन होता है, अगर एक कार्बन के एक एटम का जो वजन होता है ये आप मास स्पेक्ट्रोमीटर से मालूम करते हैं, तो ये 12 AMU के बराबर होगा। यानी अगर कार्बन के एक एटम का वजन जो होता है जिस इंस्ट्रूमेंट से मेजर किया जाता है उसे आप मास स्पेक्ट्रोमीटर कहते हैं। उसके मुताबिक ये जो मास है ये 12 AMU है। ये इतना कम वजन है कि हम इसको किसी भी आम तराजू के ऊपर नहीं तोल सकते, ये हमारे किसी काम का नहीं है। तो साइंटिस्ट और केमिस्ट ने सोचा कि ये इतने छोटे छोटे जो मास होते हैं एलिमेंट के, इसके लिए क्या किया जाए। तो फिर ये एक प्रपोजल आई, क्यों ना हम मुख्तलिफ एटम्स में जो भी एटम्स हैं उनका जो मास होता है जितना उनका एटॉमिक मास है AMU को अब आप ग्राम्स में ले लें। मतलब कार्बन का जो एटॉमिक मास है ये 12 AMU है। अगर इसी को बेटा आप ग्राम्स के अंदर ले लेते हैं तो हमारे बहुत सारे प्रॉब्लम्स हल हो जाएंगे। तो ये जो कार्बन का वजन है 12 AMU, अब हम 12 ग्राम कार्बन ले लेंगे तो दैट इज कॉल्ड 1 मोल, यानी इसे वेइंग यूनिट कहते हैं। तो कार्बन का जो 12 ग्राम हमारे पास आ जाता है इस चीज को बेटा हम 1 मोल कहते हैं। अब 12 ग्राम कार्बन को आप हर तराजू के ऊपर आसानी के साथ तोल सकते हैं। तो बेटा हमारे पास ये कंसेप्ट ऑफ मोल के अंदर आएगा क्या। तो पहली बात हमारे पास ये है कि ये जो अब हम काउंटिंग यूनिट की बात करते हैं, पहली बात हमने कर ली कि 12 ग्राम कार्बन को 1 मोल कहते हैं। अब 12 ग्राम कार्बन के अंदर कितने एटम्स होंगे, वो जितने एटम्स उसके अंदर पाए जाते हैं वो बेटा एवोगाड्रोस नंबर कहलाएगा, वो भी आपके पास 1 मोल होगा। तो इसे हम कहते हैं द मोल इज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंसेस। मोल जो होता है ये किसी भी सब्सटेंस की बेटा अमाउंट होती है विच कंटेन्स एज मेनी एलिमेंट्री इंटाइटीज, और वो किसी सब्सटेंस के अंदर इतनी सारी लाजमी तौर पर इंटाइटीज आ जाएं, इतनी सारी ये चीजें आ जाएं एज देयर आर एटम्स इन 0.01 kg, 0.01 kg या 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12। मोल क्या होगा, कार्बन 12 के अंदर जितने एटम्स होते हैं अगर किसी भी चीज की उतनी इंटाइटीज हैं, उतने ज्यादा उसके पार्टिकल्स हैं, तो दैट इज आल्सो नोन एज ए 1 मोल। इन एलिमेंट्री इंटाइटीज से क्या मुराद है, व्हाट इज एलिमेंट्री इंटाइटीज। तो एलिमेंट्री इंटाइटीज में भी बेटा एटम्स होंगे, आयंस होंगे या मॉलिक्यूल्स होंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे या अदर पार्टिकल्स ये हो सकते हैं। ये जो हमारे पास मोल होगा इसका जो सिंबल होता है वो MOL लिखते हैं, यानी जब आप इसे लिख रहे होते हैं तो MOL लिखते हैं जो इसका सिंबल है। केमिस्ट जो थे वो मोल को बेटा SI यूनिट के तौर पर भी इस्तेमाल करते हैं। कहां पे यूज करते हैं, तो मोल एक वेइंग यूनिट भी है और एक काउंटिंग करने का यूनिट भी है। वे एंड काउंट दोनों काम करते हैं। मतलब एटम आयंस या मॉलिक्यूल या फार्मूला यूनिट को आप काउंट भी कर सकते हैं, कितने एक मोल के अंदर कितने आयंस होते हैं, एक मोल के अंदर कितने जो हमारे पास जो होंगे वो मॉलिक्यूल्स होंगे, कितने फार्मूला यूनिट होंगे। ये हमें कौन बताएगा काउंटिंग यूनिट के बारे में, ये हमें अमीडो एवोगाड्रोस बताएंगे। अमीडो एवोगाड्रोस का जो ताल्लुक था वो इटली से था। ये इटली के एक साइंटिस्ट थे और अमीडो एवोगाड्रोस ने, क्योंकि मोल का एक कंसेप्ट आ चुका था 12 ग्राम कार्बन, तो 12 ग्राम कार्बन के अंदर बच्चों कितने एटम्स होंगे, 12 ग्राम अगर आप कार्बन ले लेते हैं तो इसके अंदर कितने एटम्स पाए जाते हैं। तो इस मसले का हल अमीडो एवोगाड्रोस ने निकाला। अमीडो एवोगाड्रोस को ये नंबर निकालने के लिए 5 साल लग गए, इसकी कैलकुलेशन करते हुए बेटा 5 इयर्स उन्होंने स्पेंड किए दिन रात, फिर जाके उन्होंने एक नंबर को फाइंड आउट किया। तो ये नंबर क्या है, अगर किसी भी चीज का 1 मोल होगा तो उसमें कांस्टेंट नंबर पाए जाते हैं, कांस्टेंट नंबर ऑफ एटम आयन या मॉलिक्यूल होंगे। क्या बेटा, द नंबर ऑफ इंटाइटीज प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ ए सब्सटेंस इज कांस्टेंट नंबर नेम्ड एवोगाड्रोस नंबर, कि अगर किसी भी चीज का 1 मोल है तो उसके अंदर कांस्टेंट नंबर वाले
एक मोल है तो उसके अंदर कांस्टेंट नंबर इंटाइटीज पाए जाते हैं और इसी नंबर को आपने एवोगाड्रोस नंबर कहते हैं। This value is attributed to an Italian scientist Amedeo Avogadro। तो ये जो वैल्यूज थी बेटा ये एक अमीडो इटालियन साइंटिस्ट है अमीडो एवोगाड्रोस ने हमें दी। अमीडो एवोगाड्रोस इस दुनिया में 1776 में आते हैं और 1856 में इस दुनिया में चले जाते हैं और हमें एक बहुत बड़ा नंबर देंगे जिसे हम अमीडो एवोगाड्रोस जो है उनको हमेशा याद रखते हैं और इस नंबर को बेटा अपने एवोगाड्रोस नंबर कहते हैं। ये जो नंबर होगा इट इज रिप्रेजेंटेड बाय एन ए, एन फॉर नंबर, ए फॉर बेटा एवोगाड्रोस। अब इसकी जो असल वैल्यू होती है वो आपके पास आएगी 6.02 टन 6.221417 टन रेज पावर 23 पर मोल होगी इसकी असल वैल्यूज। लेकिन बेटा इसे राउंड ऑफ करके इसकी जो वैल्यूज है वो 6.02 टन रेज पावर 23 की गई है कि अगर किसी चीज का एक मोल होगा तो उसमें इतनी इंटाइटीज होंगी। अब हम एग्जांपल्स लेते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास 1 मोल ऑफ कार्बन होगा तो इसके अंदर 6.022 कार्बन के एटम्स होंगे। मतलब अगर 12 ग्राम या 1 मोल आप कार्बन ले लेते हैं तो उसके अंदर जो कार्बन के एटम्स होंगे वो 6.022 एटम्स पाए जाएंगे। अब आप सोच रहे होंगे ये कितना बड़ा फिगर है, तो 6.022 बेटा इतना बड़ा फिगर है कि इसको काउंट करने के लिए 500 बिलियन ईयर्स, अगर कोई भी शख्स दिन रात इस नंबर को काउंट करना शुरू कर दे तो उसको बेटा 500 बिलियन ईयर्स लग जाएंगे, फिर कहीं जाके जो है इस नंबर को वो काउंट कर सकेगा। तो इतने अरसे में तो ये कायनात भी नहीं बनी थी जितना बड़ा ये ह्यूज नंबर है। अब बेटा अगर आपके पास 1 मोल ऑफ वाटर है, अगर पानी का 1 मोल ले लेंगे तो इसमें बेटा पानी के 6.022 वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे। अगर आपने 1 मोल ऑफ NaCl ले लिया, सोडियम क्लोराइड ले लिया, तो इसके अंदर 6.022 फार्मूला यूनिट होंगे क्योंकि NaCl एक आयनिक कंपाउंड है और इसके अंदर फार्मूला यूनिट होता है। अगर बच्चे आपके पास 1 मोल ऑफ सोडियम आयन है तो इसके अंदर 6.022 आयन्स ऑफ सोडियम होंगे, आयन्स ऑफ सोडियम होंगे। अब हमने पढ़ना है व्हाट इज मोलर मास, कि ये मोलर मास क्या होता है। तो आप बताओगे द मास ऑफ 1 मोल ऑफ ए सब्सटेंस एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स इज कॉल्ड मोलर मास। अगर किसी भी चीज का जो मास होता है, कोई भी चीज है, एटम है, मॉलिक्यूल है, जो भी चीज है, अगर उसके मास को आप ग्राम्स के अंदर एक्सप्रेस कर देते हैं तो दैट इज नोन एज ए मोलर मास, यानी मास ऑफ 1 मोल ऑफ ए सब्सटेंस इज कॉल्ड मोलर मास। तो मास ऑफ 1 मोल ऑफ ए सब्सटेंस जो होगा वो एलिमेंट होगा या कंपाउंड होगा। अगर वो एटम है तो उसके मास को एटॉमिक मास कहेंगे, अगर वो मॉलिक्यूल है तो उसके मास को मॉलिक्यूलर मास कहेंगे, अगर वो बेटा आयनिक कंपाउंड है तो फार्मूला यूनिट मास होगा, अगर वो आयन है तो आयनिक मास होगा। यानी इनमें से किसी भी मास को अगर आप ग्राम्स के अंदर लिख लेते हैं तो दैट इज कॉल्ड मोलर मास। ये जो मोलर मास होगा इसे बेटा अपने बड़े एम से जाहिर करते हैं। यूनिट ऑफ मोलर मास क्या होगा? ग्राम पर मोल, ग्राम पर मोल। फॉर एग्जांपल जैसे मीथेन है, इसका जो मोलर मास होता है वो कार्बन का 12, हाइड्रोजन का 4, 16, तो इसे लिखते हैं 16 ग्राम पर मोल। तो बेटा मोलर मास क्या होगा? इज द सम ऑफ मासेस ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ ऑल एटम्स प्रेजेंट इन ए मॉलिक्यूल और कंपाउंड। उस मॉलिक्यूल या कंपाउंड के अंदर जितने भी एटम्स होते हैं उनके कंपोनेंट के मासेस को जमा करते हैं, फिर आपके पास उसका क्या आ जाएगा? मोलर मास आएगा। अब हम मोलर मास को कैलकुलेट करके देखते हैं। अब हम इसकी एग्जांपल्स को डिस्कस करना चाहते हैं। तो बेटा हमारे पास एक कंपाउंड है कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4, कार्बन टेट्राक्लोराइड। व्हाट इज इट्स मोलर मास? हम जानते हैं कि इसके अंदर एक कार्बन है और 4 बेटा क्लोरीन है। तो हर एक एलिमेंट का जो एटॉमिक मास है उनको टोटल मासेस को जब आप जमा कर लेंगे तो दैट इज कॉल्ड मोलर मास। तो बच्चे ये जो कार्बन होता है इसका जो एटॉमिक मास होगा वो 12 होता है, जबकि ये एक क्लोरीन का एटॉमिक मास 35.5 हो जाएगा। अब हमारे पास क्योंकि ये 4 क्लोरीन्स हैं तो इसका टोटल मास जो होगा 140 हो जाएगा। जब आप जमा करेंगे तो 152। तो ये जो कार्बन टेट्राक्लोराइड है इसका जो मोलर मास होगा वो 152 ग्राम पर मोल होगा। मतलब अगर CCl4 का आपने 152 ग्राम ले लेते हैं तो वो 1 मोल के बराबर हो जाएगा। अब सिमिलरली अगर आपने कार्बन डाइऑक्साइड को का मोलर मास कैलकुलेट करना चाहते हैं तो मोलर मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, मोलर मास ऑफ बेटा
CO2। कार्बन डाइऑक्साइड का कितना होगा? अभी हमने देखा कि कार्बन का जो एटॉमिक मास होता है वो 12 है बेटा, ऑक्सीजन का 16 होता है, ये 2 ऑक्सीजन है तो 32 हो जाएगा, तो ये 44 ग्राम के बराबर बेटा इसका मोलर मास आ जाएगा। अब आपने देखना है कि मोलर मास ऑफ कार्बोनेट, कि अगर आपके पास कार्बोनेट है तो उसका मोलर मास क्या है। तो आपने एक बात याद रखनी है कि अगर किसी भी चीज के अंदर इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाएं या चले जाएं तो उसके मोलर मास पे कोई असर नहीं पड़ता। तो ये CO3 का आप देखेंगे ऊपर माइनस को नहीं देखना। कार्बन का एटॉमिक मास 12 है, ऑक्सीजन का बेटा 16 होता है, ये 3 ऑक्सीजन है, 48 हो जाएगा, 12 और 48 को जमा करेंगे 60 ग्राम पर मोल। ये आपके पास कार्बोनेट के 1 मोल का मास है। अगर आपने 2 मोल का मास मालूम करना होगा तो इसे 2 से ज़रब दे देंगे। अगर बेटा आपने मोलर मास ऑफ सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड का फार्मूला यूनिट मास या मोलर मास कैलकुलेट करना चाहते हैं तो वो सोडियम का होता है 23, क्लोरीन का होता है 35.5, तो ये 58.5 जो होगा ग्राम पर मोल, ये मोलर मास ऑफ क्या होगा? सोडियम है क्लोराइड का बेटा मोलर मास आपके पास आ जाएगा। अब हमने एक रिलेशनशिप बतानी है, मास, मोलर मास और नंबर ऑफ मोल्स के दरमियान में क्या रिलेशनशिप आती है, वो ये है। तो ये फार्मूला रिलेशनशिप है, या इसको बेटा कहते हैं हम हाउ वी कैन कैलकुलेट ए नंबर ऑफ मोल्स, कि आपने ये जो नंबर ऑफ मोल्स होते हैं कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो हम इसे कहते हैं, ये आपके पास आएगा नंबर ऑफ मोल्स, ये नंबर ऑफ मोल्स हैं बेटा। यहाँ पे आप लिखोगे गिवन मैस, कि उसको कितना मैस दिया गया है, डिवाइडेड बाय उसका क्या होगा? मोलर मैस। जो उसका 1 मोल का मैस होगा उसे आपने मोलर मैस कहते हैं। अगर आप इसे शॉर्टकट में लिखेंगे तो नंबर ऑफ मोल्स को n से लिखते हैं, गिवन मैस को स्मॉल m से, मोलर मास को बेटा बड़े M से लिखेंगे। तो ये भी आपके पास फार्मूला है। अब आपने क्विक चेक, अब हमने कुछ जो है इसके न्यूमेरिकल जो हमें दिए जा रहे हैं एग्जांपल्स हैं, यानी सैंपल प्रॉब्लम। सैंपल प्रॉब्लम को बेटा अब हमने सॉल्व करते हैं। तो सैंपल प्रॉब्लम, जो सैंपल प्रॉब्लम दिए गए हैं पहले हम उन्हें सॉल्व कर लें, फिर हम आगे चलते हैं। तो हमारे पास ये कहना चाहता है कि 20 ग्राम अगर आपके पास सोडियम हाइड्रोक्साइड है तो बताओ हाउ मेनी मोल्स आर प्रेजेंट इन इट, कि 20 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड के अंदर कितने मोल्स होंगे ये बता दीजिए। तो बहुत आसान है, तो आप सबसे पहले लिखेंगे मोलर मास ऑफ NOH, मोलर मास ऑफ NOH के सोडियम हाइड्रोक्साइड का मोलर मास क्या होगा। तो आप जानते हैं ये सोडियम का मोलर एटॉमिक मास 23 है, ऑक्सीजन का 16 है, हाइड्रोजन का 1 है, तो ये 40 बनेगा 40। अब फार्मूला लगाइए, गिवन मास इसका बेटा 20 है, मोलर मास इसका 40 है, तो ये 0.5 मोल्स हो जाएंगे। मतलब अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड के आपके पास 20 ग्राम है कितने मोल्स बनेंगे, तो आप बता दोगे गिवन मास बटा मोलर मास, तो आप इसको कैलकुलेट कर लोगे। अब बेटा इस फार्मूले को आप चेंज भी कर सकते हैं। तो सैंपल प्रॉब्लम नंबर 4.2 को अब हम सॉल्व करते हैं। वो क्या कहता है, वो आपको बताता है कि अगर 0.5 मोल आपको HCl के दिए जाएं तो बताओ इसका मास क्या होगा। मतलब अगर 0.5 मोल आपके पास HCl है तो व्हाट इज द मास ऑफ दिस। अब आपने इस फार्मूले को चेंज करना है, आपने मास मालूम करना है। मास बराबर है n ज़रबे मोलर मास, n की वैल्यू जो है वो 0.5 है। अब HCl का मोलर मास कैलकुलेट कीजिए, हाइड्रोजन का 1 होता है, क्लोरीन का बेटा 35.5, टोटल ये आ जाएगा 0.5 मल्टीप्लाई बाई 36.5, तो ये 18.25 ग्राम्स बेटा इसका जवाब आ जाएगा। तो अगर आपके पास HCl के बेटा 0.5 मोल्स होते हैं तो इट्स मीन कि इसका मतलब यह है कि वो आपके पास 8.25 ग्राम होंगे। अब हमारा इसने तीसरा एक जो है सैंपल प्रॉब्लम दिया हुआ है 4.3 है। वो आपके पास ये है कि अगर 10 की ताकत -3 मोल्स आपके पास MgSO4 के हों, मैग्नीशियम सल्फेट के हों, तो बताओ इसका मैस क्या बनेगा। आपने इसका मैस बताना है। तो सबसे पहले बेटा आप बताओगे मोलर मैस ऑफ MgSO4। तो MgSO4 का मोलर मैस बताना है, MgSO4 का। तो हम जानते हैं कि ये जो मैग्नीशियम है बेटा इसका जो एटॉमिक मास होगा वो 24 है, सल्फर का 32 है, ऑक्सीजन 1 का बेटा 16 होता है, ये 4 है, टोटल जमा करोगे तो 120 आ जाएगा, ये इसका मोलर मास है। अब ये फार्मूला है हमारे पास
नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास है, मोलर मास से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आपने बेटा मास मालूम करना है। मास बराबर क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स ज़रबे मोलर मास। तो नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, वो 10⁻³ है। मोलर मास कितना है, 120 है। जब जरब दोगे तो 0.12 ग्राम जो होगा वो आपके पास इसका क्या आ जाएगा, जवाब आ जाएगा। तो ये बेटा आपके पास जो थे सैंपल प्रॉब्लम्स थे, और इसके जो क्विक चेक है वो इंशाल्लाह वो भी 7-8 न्यूमेरिकल्स हैं, वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर करेंगे। बेस्ट विशेस, गुड लक, अल्लाह हाफिज।